हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस की इस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के पार्ट 2 पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम बात करेंगे आज पार्ट 2 में कुछ जो आए हुए पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और अदर स्टेट वेरियस एग्जाम में भी क्वेश्चंस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से पूछे जाते हैं, जिसमें से इस क्रम में हम बात करते हैं। ये आपके लिए ये सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ 100 में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से मिनिमम क्वेश्चन तो होते ही हैं। मैक्सिमम हो सकते हैं कि वो ज्योग्राफी के साथ लोग इसको ज्योग्राफी समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मिनिमम क्वेश्चंस इससे 4-5 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हमारी इस सीरीज में खास बात यह होती है कि इसमें से आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है जो आपके नॉलेज को बूस्ट करने में मददगार साबित होती है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें बड़ी गहराई से इसको सेट किया गया है इस पेपर को। इसमें से डेली 15 से 20 क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, जिससे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। उस 10-15 क्वेश्चन को डेली पढ़ते पढ़ते आप यूपीएससी का जब एग्ज़ाम होगा 4 अक्टूबर को, तब तक आपको मैं सारा प्रैक्टिस सेट करा डालूंगा। पिछले 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम उन सारी क्वेश्चनों का संकलन आपको यहाँ पर कराएंगे। आप इसको मिस मत करिए। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, इसको आप नोट करते जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हैं, या मुझे आप सोशल मीडिया पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। आप मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम क्वेरी कर सकते हैं और मैं उसका पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीवों द्वारा ग्रहण किए गए रिक्त स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन भी करता है? पारिस्थितिकी कर्मता, आवास क्षेत्र या इकोस्टोन को हिंदी में कहते हैं संक्रमिका। पारिस्थितिकी कर्मता द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कर्मता। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थली, घास के मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक? इसमें से ऊपर के 3 जलीय पारितंत्र हैं, ऊपर के 3 स्थलीय पारितंत्र हैं और चौथा सामुद्रिक जलीय पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। क्यों? क्योंकि हमारे पृथ्वी पे जो अर्थ पे 71% भाग पर पानी है और बाकी बचा 29% भाग पर लैंड है। तो हम बात कह सकते हैं कि जो हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसका विस्तार 71% है, यानी सर्वाधिक है। तो यहाँ सामुद्रिक पारितंत्र सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों का काटना, वन रोपण यानी वनों का लगाना, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में प्राप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार है। वनों का काटना पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है, यानी वनों का काटना। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? वनों का काटना पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। सही आंसर हो जाएगा वनों का काटना, यानी आंसर 1। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? बात कर रहा है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का, तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या हो सकता है। वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनता। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तन तथा इसके गौण कारण हैं। यानी जो पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वो क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन, यानी वनों का काटना ये मूल कारण है असंतुलन का। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनावरोपण।
तो पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन यानी लकड़ी काटना है। सही आंसर हो जाएगा लकड़ी काटना। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किसे होता है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, अपघटक या डिकम्पोजर को। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 4 पोषण स्तर होते हैं। यह इस प्रकार है। पोषण स्तर 1 या उसे हम कहते हैं स्वपोषित जीव कहते हैं, जो आधार पोषण स्तर होता है, यानी प्राथमिक उत्पादक हो गए। पोषण स्तर 2 प्राथमिक उपभोक्ता हैं। पोषण स्तर 3 द्वितीयक उपभोक्ता की बात करता है। पोषण स्तर 4 कौन होता है? जो शीर्षस्थ या उच्चतम पोषण स्तर होते हैं, जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं। जो अपघटक और अपघटक कौन होते हैं? डिकम्पोजर। अपघटक उपर्युक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण कर सकते हैं, जितने हैं, प्राथमिक है, द्वितीयक है और आधार पोषण स्तर है। तो इसका सही आंसर पहले देखते हैं क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाहारी यानी ओमनीओरस। जो होते हैं मांसाहारी भी खाते हैं, घास भी खाते हैं और जीवों को भी खाते हैं, उनको सर्वाधिक पोषण स्तर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि घास में सबसे ज़्यादा मिलेगा और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, इसलिए जो सर्वाहारी होता है उसको सर्वाधिक उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। इस पिरामिड के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर और हर्बीवोरस, प्राइमरी कॉर्निवोरस और कॉर्निवोरस, टॉप कॉर्निवोरस। इससे भी प्रोड्यूसर देख सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? ये हमारे हर्बीवोरस शाकाहारी हमेशा। हिरण क्या है? अभी आगे इस पिरामिड से संबंधित क्वेश्चंस की बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इसको पहले ध्यान से समझिए। उत्पादक कौन होता है? हमारा उत्पादक देख सकते हैं कि उत्पादक कौन हो सकता है? जो घास, ग्रास क्या है? ग्रास क्या है? ये इससे देख सकते हैं आप। प्राइमरी कॉर्निवोरस कौन है? जो हमारे शाकाहारी होते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, चूहा हो गया। फिर इन चूहों को कौन खाएगा? सर्प खाता है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सांप को कौन खा जाएगा? जो टॉप कॉर्निवोरस हो गया, यानी टेरिटरी कंज्यूमर हो गया। बाज उसको खा जाएगा। तो आप इसको सही से समझिए कौन होता है। तो हर्बीवोरस कौन होता है? हिरण क्या है? हर्बीवोरस है। हिरण क्या कह सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शाकाहारी ही प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे अगले टॉपिक में, कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है। जीवी की बात करता है। जीवी का मतलब कौन सा है? कि जीवी संगठन क्या होता है ना, एक ऐसी जीवी वस्तु है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं और जीवित संगठनों में सामान्यतः शामिल होती हैं। उत्पादक जैसे पौधे हो गए, उपभोक्ता क्या होता है? जानवर, मनुष्य हो गए। अपघटक क्या होते हैं? जैसे कवक और जीवाणु। और अपघटक कहते हैं हम डिकम्पोजर को। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन क्या था कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठन है। तो जीवी संगठन इसका हमारा सही आंसर। इससे डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं, एक आपको आइडिया ऐसा लगेगा कि जीवी संगठन होता क्या है, क्योंकि जो संगठक एक ऐसी जीवित वस्तुओं में से एक है ना, जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, इसे ही हम कहते हैं जीवी संगठक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में भी करके बता सकते हैं, और इससे आपको एक जो क्या है इसमें वनस्पति है। ऑप्शन में क्या क्या? वायु है, वनस्पति है, जीवाणु है, जानवर हैं। ऑप्शन में आप देख सकते हैं पौधे भी हो गए, वनस्पति उत्पादक के बारे में आता है, जानवर मनुष्य क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए, और कवक और एवं जीवाणु क्या हो गए? अपघटक। यानी ऑप्शन इसका वायु हो जाएगा कि वायु क्या है? जीवी संगठक नहीं है। जीवी संगठन भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के संदर्भ में वन अधिकारों को मान्यता 2008। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। क्वेश्चंस को एक एक बारीकी से पढ़ना है। सबसे पहले बताना है कौन सा असत्य है। तो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण सुधार के लिए 1980 में लागू किया गया था। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक निवासियों के लिए वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 18 दिसंबर 2006 को लागू की गई थी। यहाँ 2008 नहीं है, ऑप्शन में 2008 दिया हुआ है, और इसका सही आंसर होगा 2006।
वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू किया गया था। तो देखते हैं इसका सही आंसर, वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये सही है। पूछ रहे असत्य कौन सा है? संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए 2008 नहीं है, या इसका सही आंसर हो जाएगा 2006। 18 दिसंबर 2006 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ये है कि 18 दिसंबर 2006 ये सही आंसर हो जाएगा, यानी ये चौथा इसका गलत है। पारिस्थितिकी, यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा की बात करता है तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, सौर ऊर्जा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं एवं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं? विषाणु, कवक या जीवाणु? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं। मैंने आपको अभी पिरामिड के जरिए समझाया था, ना हो तो आप फ्लैशबैक में जाके पिरामिड को पढ़िए से पहले समझ सकते हैं। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिसके पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों उसमें तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, कुटुंबी या बरूथी। यहाँ आप देख सकते हैं फफूंद, जीवाणु, कुटुंबी, बरूथी, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और कछुआ घटकों की भूमिका अदा करते हैं। किसकी अदा करते हैं? कौन कौन होता है? अपघटक की बात कर रहा है, अपघटक की बात कर रहा है, तो बता रहा है अपघटक कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। यहाँ कह रहा है कि अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय तथा सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, इसमें पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण हो सके। तो कौन कौन हो सकता है कि जो जीवों में एक विस्तृत जैसे फफूंद, जीवाणु, कुटुंबी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि ये पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव या किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3। तो इसका आंसर ये सही है, दो दूसरा सही है। विषाणु नहीं होता, विषाणु यानी वायरस नहीं हो सकता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चींटी क्या बात कर रहा है? मैंने आपको अभी फिर से पिरामिड की बात की। पिरामिड, अगर आप कहेंगे तो हम पिरामिड को उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता कौन होता है, डिकम्पोजर होता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, हम आपको अलग से एक वीडियो बना के दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता की बात करता है तो ऑप्शन क्या है? चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। कूट में 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 2, 3 और 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखते हैं कि उपभोक्ता कौन हो सकता है। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। शाकाहारी प्राणी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से केवल हिरण ही शाकाहारी प्राणी हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है। मैंने आपको डायग्राम के जरिए भी समझाया था। हिरण वाला जो ऑप्शन था, खरगोश वाला जो ऑप्शन था, प्राइमरी कंज्यूमर, वो होते हैं शाकाहारी, अतः प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी, अपघटक, यानी शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। दिए गए विकल्पों में से हिरण ही शाकाहारी प्राणी है, अतः प्राथमिक उपभोक्ता की बात करता है। यहाँ पे शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी, अपघटक की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे शाकाहारी प्राणी हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है, तो चींटी अपघटक की श्रेणी में नहीं आती। बाघ मांसाहारी प्राणी है तथा लोमड़ी सर्वाहारी है, यह दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? हिरण केवल एक, हिरण ही केवल क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी हम कहें कि शाकाहारी ही प्राथमिक उपभोक्ता होता है, हिरण, लोमड़ी और बाघ नहीं आते। बाघ क्या है? टॉप कंज्यूमर है, आपको मैंने दिखाया ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री एप्रॉन, समुद्री आवृतबीजी, जलीय ब्रायोफाइटा।
समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किससे? प्रकाश संश्लेषण से, यानी सीधे इन्हें सूर्य से ऊर्जा मिलती है और यह पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन उत्तरदायी हैं। कहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो समुद्री वातावरण में मुख्य उत्पादक की बात करता है, उपभोक्ता की बात नहीं करता। एक होता है प्राथमिक उत्पादक और होता है प्राथमिक उपभोक्ता, तो हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटो पहला। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको डायग्राम, आप सही समझिएगा उत्पादक कौन होता है, मैंने वहाँ दिखाया था कि हरे पौधे क्या है, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रकार के पौधों को स्वपोषी भी कहा जाता है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। कौन कह रहा है? हरे पौधे किसकी पूर्ति करते हैं? समस्त जीव जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। तो इसमें आंसर इसका सही हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे, यहाँ एक हरे पौधे आगे था, ये गलती से यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। आप एक बार और चेक करते देख सकते हैं, इस पिरामिड की बात कर सकते हैं कि हरे पौधे क्या हो जाएंगे? प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। दोनों डायग्रामों पे आप देख सकते हैं कि जो भी हर्बीवोरस हैं वो क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हैं, और प्राथमिक उत्पादक की बात करता है, प्रोड्यूसर की बात करता है हरे पौधे हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जीव और जंतुओं को ऊर्जा और बहुत कुछ प्रदान करते हैं। और आप देख सकते हैं जो टॉप कंज्यूमर होता है हमारा, टॉप कार्निवोरस होता है, टॉप कंज्यूमर यानी टेरिटरी कंज्यूमर कह सकते हैं उसको, वो मांसाहारी होता है। और आप अगर बात करते हैं एक सर्वाहारी, उच्चतम पोषण स्तर आया था एक प्रश्न में कि उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है, तो उच्चतम पोषण स्तर का मतलब जो इनको भी खाता है और इसको भी खाता है, ठीक है, वो उच्चतम पोषण स्तर में आता है। तो यानी ओमनीवोरस हो जाएगा, जो सर्वाहारी दोनों को खाता है उसे उच्चतम। क्योंकि क्या हो सकता है, शेर क्या है? मांसाहारी है। जो सर्वाहारी होगा उसको ही उच्चतम पोषण प्राप्त होगा, वो घास भी खा लेगा, वो मांस भी खा लेगा। तो इसलिए ये आपको बहुत बढ़िया से समझना है। तो ये रहा हमारा आज का ये भाग 2 इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और मुझे अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट में करके कि आप PDF प्रोवाइड कराइए, और हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल में इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ।